नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस ब्लैक होल की जो पूरे के पूरे खगोल भौतिकी को चुनौती दे रहा है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा ब्लैक होल है, आखिरकार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, खगोल भौतिकी में इस जो ब्लैक होल है इसकी क्या महत्ता दिखाई देती है, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पर जाकर कभी भी कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। और ऐसे तमाम बहुत महत्वपूर्ण ब्लैक होल से संबंधित जानकारियों को लेकर हम आपसे इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसमें रिलेटेड। तो क्या है खगोल ब्लैक होल से संबंधित घटना, चलिए देखते हैं। तो एक नासा ने एक नए ब्लैक होल की खोज की है और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है LID 568। याद रखिएगा, 5 6 7 नहीं है, 568 नामक एक विशालकाय ब्लैक होल की चर्चा की जा रही है। और इस खोज को जो खोजा है उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप और चंद्रा वेधशाला ने। तो दो लोगों ने, नासा के दो प्रमुख उपकरण हैं, एक है जेम्स वेब टेलीस्कोप, दूसरा है चंद्रा वेधशाला। इन दोनों ने मिलकर LID 568 नाम के एक बहुत बड़े ब्लैक होल की यहां पर खोज की है। और इसकी खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो ब्रह्मांड की आरंभिक स्थिति थी उसकी भी ये जानकारी, उसके विकास की जानकारी प्रस्तुत करता हुआ ये नजर आता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो ब्लैक होल की खोज किसने की थी, तो ब्लैक होल की खोज वही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हम JWST कहते हैं, इसी के द्वारा की गई है। इसके अलावा चंद्रा एक्सरे जो वेधशाला है, इन दोनों ने मिलकर इस ब्लैक होल का पता लगाया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यह अद्भुत पैमाने पर याद रखिएगा, यह अद्भुत पैमाने पर सुपर एडिंगटन अभिवृद्धि को दर्शाता है। एडिंगटन क्या होता है, अभी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, पर याद रखना यह सुपर एडिंगटन अभिवृद्धि को दर्शाता है। प्रारंभिक अवस्था में अति विशाल ब्लैक होल में इसमें क्या दिखाई देती, तीव्र वृद्धि हो रही है। यह ब्रह्मांड के विस्तार के नए पक्षों को जन्म देता हुआ भी नजर आता है। एडिंगटन सीमा से अधिक होने के कारण इसके आसपास जितनी भी चीजें पड़ रही हैं या जितनी भी चीजें आ रही हैं उनका भी हम यहां लगातार अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग लाल और सफेद पदार्थों के भवन से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है, जिसके चित्र को देखने में एक अति महत्वता भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अवलोकन में यह पता भी चल रहा है कि इस अति विशालकाय जो ब्लैक होल है आखिरकार ये कैसे विकसित हुआ, आखिरकार ब्रह्मांड के आरंभिक समय में आखिरकार वो कौन सी चीजें थी जिसने इसके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब चलते हैं उसी ब्लैक होल के बारे में जिसका नाम है LID 568। तो LID 568 क्या है भाई, तो ये एक बहुत बड़ा अति विशालकाय, विशाल भी नहीं है, अति विशालकाय एक ब्लैक होल है जो 1.5 अरब वर्ष पहले बना था। सोचो, जिसका निर्माण कब हुआ था, बिग बैंग घटना के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद हुआ था। तो जब बिग बैंग की घटना हुई उसके 1.5 अरब वर्ष बाद इसका निर्माण हो गया था, इसलिए इतना प्राचीन है और ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण भी दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय जो जेमिनी वेधशाला है, इसके अलावा नायर लैब जो है, होवन सुख है, ये इसके नेतृत्व में इसकी और जांच की जा रही है और 2024 में नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में इसके बारे में प्रकाशन किया गया था। पूरा डिटेल के साथ इसमें प्रकाशन भी किया गया था। इसके अलावा ये जो ब्लैक होल है इसके बारे में और जानकारी ये दोनों निकाल रहे हैं, अभी भी जेम्स वेब भी निकाल रहा है और चंद्रा एक्सरे संस्था भी इसके बारे में लगातार निकाल रही है। इसका द्रव्यमान कितना यदि ये पूछ लिया जाए तो याद रखना सूर्य के द्रव्यमान से 10 मिलियन गुना बड़ा है। आप समझ पा रहे हैं, सूर्य के द्रव्यमान से 10 मिलियन गुना बड़ा है। अभी हम देखेंगे भी कि कौन सी घटना न्यूट्रॉन तारा बनता है, कौन ब्लैक होल बनता है, और ये तो खुद ब्लैक होल है, उसके बाद भी ये सूर्य के द्रव्यमान से कितने गुना ज्यादा है, चलिए इसकी बात हम करेंगे। तो कितनी है भाई, 10 मिलियन गुना ज्यादा इसकी यहां पर क्या दिखाई देती है, इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी गतिविधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि एडिंगटन सीमा कहे जाने वाले अधिकतम
जो गुना है उससे 40 गुना अधिक इसकी गतिविधि दिखाई देती है। ये इसे दूसरी चीजों से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप यहां से कोई विमान जा रहा है तो ये अपनी ओर ही खींच लेगा, क्योंकि ये 40 गुना ज्यादा एडिंगटन सीमा से दिखाई देता है। इसके अलावा बिग बैंग के लगभग कितने समय पहले, तो 1.5 वर्ष के बाद, जैसे बिग बैंग हुआ उसके 1.5 बिलियन बाद ये ब्लैक होल बन गया था और आज भी ये अस्तित्व में दिखाई देता है। तो आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिरकार एडिंगटन सीमा क्या होती है। आता है ना कि एडिंगटन सीमा आखिरकार है तो क्या है। तो एडिंगटन सीमा दोस्तों वह अधिकतम चमक बिंदु है, जो चमकने की बिंदु है, जो किसी भी वस्तु के विकिरण बल के गुरुत्वाकर्षण पर काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उत्सर्जित की जाती है। यदि किसी पर नियंत्रण करना है तो उसके द्वारा उत्सर्जित की गई जो गुरुत्वाकर्षण पर नियंत्रित की जाने वाला जो विकिरण बल है वही एडिंगटन बल कहलाता है। यह बल क्या होता है, यह वह दर है जिस पर ब्लैक होल पदार्थ ग्रहण करता है, कोई भी चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यही वो बल एडिंगटन बल दिखाई देता है। आखिरकार नाम कैसे पड़ा है, तो अंग्रेजी जो खगोल शास्त्री थे आर्थर स्टैनली एडिंगटन, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया था, जिसका नाम है एडिंगटन। इसके अलावा एडिंगटन सीमा यह निर्धारित करती है कि एक ब्लैक होल कितनी तेजी से अपने वातावरण को नष्ट कर सकता है। तो सोचो, ये 40 गुना ज्यादा तेजी से किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है, तो इसलिए इसके आसपास की चीजें तो बचती होंगी ही नहीं। इसके अलावा किसी पिंड के अंदर से निकलने वाला विकिरण जो रेडिएशन होता है वह बाहर की ओर धकेलने का काम करता है, वो बाहर की ओर धकेलता है एक पिंड के अंदर का जो निकलने वाला विकिरण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिससे वह कोई भी पिंड अपने आसपास अंदर खींचने की कोशिश करता है। तो गुरुत्वाकर्षण में अंदर खींचता है, विकिरण में दूर फेंकने का काम करता है, याद रखिएगा। और LID 568 का जो एडिंगटन सीमा है वो कितनी गुना अधिक है, 40 गुना अधिक है, अर्थात जो भी पास से गुजरेगा सबको वो अपने अंदर ही खींचकर समाप्त कर देगा। इसके अलावा सुपर एडिंगटन अभिवृद्धि का क्या प्रभाव, चूंकि 40 गुना ज्यादा है तो सोच सकते हैं कि यदि कोई चीज 40 गुना ज्यादा है तो वो क्या क्या कर सकती है, वो दुनिया की हर वो चीज को नष्ट कर सकती है जो निर्मित हुई है ब्रह्मांड में। तो यह वही स्थिति है जो किसी खगोलीय पिंड को, जैसे कोई ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन तारा है, उसकी एडिंगटन सीमा से अधिक सामग्री निकालता है तो उससे अधिक चमक को प्रदर्शित करता है। देखो, चमकेगा भी ज्यादा और अपनी ओर आकर्षित भी करेगा ज्यादा। इसके अलावा एडिंगटन सीमा तक पहुंचने के बाद जो विकिरण दबाव है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रेडिएशन प्रेशर, यह गुरुत्वाकर्षण को क्या करता है, संतुलित करता है, जिससे पिंड अधिक सामग्री खींच नहीं पाता है। बट जितना ज्यादा खींचेगा उतना खतरनाक हो जाएगा। पिंड विकिरण दबाव को मात देते हुए अधिक सामग्री को यदि खींचता है तो उसकी चमक अधिक प्रदर्शित होती है, वो अधिक सक्षम होता है चमकने के लिए। तो जितना चमकेगा वो ज्यादा खींचेगा, और ये तो 40 गुना ज्यादा तक खींचने को प्रदर्शित करता है। यदि कभी ऐसा हो कि दो ब्लैक होल आपस में मिल जाए तब क्या होगा, तो यदि दो ब्लैक होल आपस में विलय करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी और विकिरण को भी उत्पन्न करते हैं, और यही सीमा, यही प्रक्रिया एडिंगटन सीमा को पार कर सकती है। बिल्कुल एडिंगटन सीमा को ये क्या कर सकती है, पार कर सकती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिरकार ब्लैक होल होता क्या है। ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल क्या है, एक अत्यंत सघन खगोलीय पिंड है जिसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसका जो ग्रेविटेशनल बल है इतना प्रबल होता है कि कोई भी वस्तु, यहां तक कि लाइट भी इससे बच नहीं पाती है। यहां पर जो भी चीज जाती है वो वापस नहीं आती, इसलिए इसका रंग काला दिखाई देता है। चाहे कोई प्रकाश हो, कोई वस्तु हो, वापस ही नहीं आती। इसके अलावा ब्लैक होल क्या होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसी खगोलीय पिंड होता है जिसका जो द्रव्यमान है, जिसकी डेंसिटी है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, सभी चीजें बहुत ज्यादा अधिक दिखाई देती है। यह प्रश्न भी आता है कि ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो 1967 में एक अमेरिकी भौगोलिकविद है जॉन आर्कीब्लेड, उन्हीं ने पहली बार, जॉन आर्कीब्लेड व्हीलर ने सबसे पहली बार किसका उपयोग किया था, ब्लैक होल का प्रयोग किया था। यह शब्द को खोजा गया था, यह उनके द्वारा प्रचलित किया गया था। पहला खोजा गया ब्लैक होल कौन सा था, ए सिग्निस X1 था। अब नाम वैज्ञानिक रखते हैं इसलिए इसका नाम इसी प्रकार से प्रदर्शित होता भी नजर आता है। अब चलते हैं और आगे की ओर कि घूर्णन और आवेश के आधार पर ब्लैक होल के कितने प्रकार हैं। कोई रोटेट हो रहा है और कोई आवेशित है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसके आधार पर ब्लैक होल आखिरकार कितने प्रकार के
होते नजर आते हैं। तो घूर्णन और आवेश के आधार पर यदि हम देखें तो बहुत 4 प्रमुख प्रकार के आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है थाल्स चाइल्ड ब्लैक होल। सबसे पहला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड ब्लैक होल इसे कहा जाता है, श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल कैसे होते हैं भाई? ये स्टेबल होते हैं, ये स्थिर दिखाई देती है, अर्थात अपने अक्ष में घूर्णन नहीं करते, वहीं गोल गोल घूमते नहीं है, ये स्टेबल होते हैं, जहां होते हैं वहीं स्थित होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये विद्युत आवेशित नहीं होती है। इनकी संरचना पूर्ण रूप से कैसा दिखाई देता है? सर्कुलर, गोलाकार ये दिखाई देते हैं। और ये सबसे पुराने ब्लैक होल हैं दुनिया के, ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल कैसे होते हैं भाई? श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल ही सबसे पुराने ब्लैक होल माने जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, कर ब्लैक होल। कौन सा है भाई? कर। तो कर ब्लैक होल क्या होते हैं भाई? ये ब्लैक जी क्या होते हैं? ये अक्ष में अपने घूर्णन करते हैं, ये गोल गोल घूमते हुए नजर आते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं। बेसिकली इनकी संरचना गोलाकार टाइप की नहीं होती है, बल्कि ये कैसे दिखाई देते हैं? थोड़े चपटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ओवल शेप में दिखाई देते हैं, ये आप कह सकते हैं। और आकाशगंगा के केंद्र में अधिकांश जो ब्लैक होल है वो इसी प्रकार से घूर्णन नहीं करते हैं, घूर्णनशील होते हैं, है ना? याद रखिएगा क्या कि जो आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अधिकांश जो ब्लैक होल्स होते हैं वो घूर्णनशील होते हैं, वो ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं। पुराने वाले घूमते नहीं हैं, नए जितने भी बन रहे हैं वो सब घूमते हुए ही नजर आते हैं। ये हो गए 2 प्रकार के। अब आते हैं तीसरे प्रकार के, जिसे कहा जाता है रेसनर नॉर्ड स्टॉर्म ब्लैक होल। ये तीसरा प्रकार दिखाई देता है, इसका नाम क्या है? रेसनर नॉर्ड स्टॉर्म ब्लैक होल इसे कहा जाता है। ये कैसे होते हैं भाई? तो ये आवेशित भी होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन अपने अक्ष में घूर्णन नहीं करते हैं। चार्ज्ड होते हैं परंतु अपने अक्ष में घूर्णन नहीं करते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? तो ये बिल्कुल गोलाकार रूप में हमें दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, इनका क्यों हम स्टडी करते हैं? तो इनका अध्ययन काय के लिए किया जाता है? विद्युत आवेश और ग्रेविटेशनल के बीच में क्या रिलेशन है, इसे समझने के लिए हम इन नेशनल जो नॉर्ड स्टॉर्म है इनका अध्ययन हम करते हैं। इसमें प्लाज्मा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ग्रहण प्रभाव देखा जा सकता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठोस द्रव गैस के बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा और विद्युत चुंबक क्षेत्र के का गहन प्रभाव इसमें हम देख सकते हैं। और अंतिम होता है कर न्यूमैन ब्लैक होल। ये चौथा और अंतिम प्रकार प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं। और ये कर न्यूमैन जो ब्लैक होल होते हैं ये भी पॉजिटिव आवेशित, ये आवेशित दिखाई देते हैं, अपने अक्ष में घूर्णन भी करते हैं। दोनों चीजें, आवेशित भी हैं और घूर्णन भी करते हैं, ये दोनों चीज इसमें दिखाई देती है। और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये ब्लैक होल जो होते हैं ब्रह्मांडीय घटना जैसे जेट्स हैं, कॉस्मिक किरण है, इनका प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। और इनका अध्ययन उन्नत सैद्धांतिक भौतिकी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं, जो भौतिकी के प्रमुख सिद्धांत हैं, इनकी जानकारी के लिए हम देखते हैं। अब चलो देखते हैं कि आखिरकार ब्लैक होल बनता कैसे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले इंटरस्टेलर क्लाउड बनता है। सबसे पहले क्या होता है भाई? एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे तारे उपस्थित होते हैं, जहां गैसें उपस्थित होती हैं। तो जब ये जिसे इंटरस्टेलर क्लाउड कहा जाता है, इंटरस्टेलर क्लाउड से धीरे धीरे जब नाभिकीय संलयन चालू होता है, तो नाभिकीय यहां पर क्या होता है? यहां पर जब ऊर्जा होती है, यहां पर नाभिकीय संरचना संलयन होता है, और इसके बाद से जब ये धीरे धीरे इसकी ऊर्जा बाहर निकलने की जगह जब एकत्रित होने लगती है, तब निर्माण होता है प्रोटोस्टार का। किसका निर्माण होता है? तब निर्माण होता है प्रोटोस्टार का। और प्रोटोस्टार के निर्माण से बाद ही तारे की 4 अवस्थाओं का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या बन रहा है? इंटरस्टेलर क्लाउड बन रहा है। इंटरस्टेलर क्लाउड के बाद से जब ऊर्जा बाहर निकलने की जगह एक जगह संचित होने लगती है, तब निर्माण होता है प्रोटोस्टार का। और प्रोटोस्टार के बाद तारे की 4 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा, कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहला होता है ब्लू स्टार, फिर होता है व्हाइट स्टार, फिर होता है येलो स्टार, और फिर होता है रेड स्टार। तो तारे की 4 अवस्थाएं दिखाई देती है, नीला, सफेद, पीला और लाल। जो चौथी अवस्था होती है वो सबसे डेंजर अवस्था होती है। इस चौथी अवस्था को ही कहा जाता है लाल दानव तारा। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहते हैं रेड जाइंट कहा जाता है। याद रखिएगा,
इसे क्या कहा जाता है, तो इसे रेड जाइंट या लाल दानव तारा कहते हैं। यदि इसका मास जो है यदि छोटा या मध्यम है तो इसे केवल रेड जाइंट कहेंगे, लाल दानव तारा कहेंगे, और यदि बहुत बड़ा मास है या अधिक लार्ज मास है, हाई मास है, तो इसे रेड सुपर जाइंट कहा जाता है। यदि रेड जाइंट चौथी अवस्था आ गई है, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो चुका है, तो जब हाइड्रोजन अधिकांश हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और आकार छोटा है, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यह पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। जब छोटे और मध्यम तारे पूरे रूप से ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ब्लास्ट होने की कंडीशन को कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। क्या कहा जाता है, प्लैनेटरी नेबुला। और प्लैनेटरी नेबुला ऐसा है, समझो कि आपने एक ऊनी बम फोड़ा और ऊनी बम फूटकर अलग अलग हो गए, तो जो उसकी रस्सियां होती हैं वो छोटे छोटे भाग में जल जलकर धीरे धीरे समाप्त होती हैं। वैसे ही जब कोई ग्रह ब्लास्ट होता है या कोई तारा या मूल रूप से ब्लास्ट होता है, तो कोई भी तारा जब ब्लास्ट होकर धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है, तो उसमें राख की, ऐश की एक परत जम जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है व्हाइट डॉर्फ। और व्हाइट डॉर्फ जब पूर्ण रूप से इसकी जो आग है वो ठंडी हो जाती है, तो ये ही समय के साथ ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, ब्लैक डॉर्फ में ये कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर यदि आकार बहुत बड़ा है तो इसका इनर पार्ट और आउटर पार्ट अलग अलग वर्क करता है। इसका बाहरी पार्ट समय के साथ बिग जाइंट का ब्लास्ट हो जाता है, और बिग जाइंट का जब बाहर वाला पार्ट ब्लास्ट होता है, तब इस घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। याद रखिएगा, जब आउटर पार्ट ब्लास्ट होता है तो सुपरनोवा, और केवल अंदर का बहुत चमकने वाला पार्ट बचता है, और ये अंदर का जो चमकने वाला, जो सुपर तेजी से घूमने वाला जो पार्ट बचता है, इसे सुपरनोवा या इसे ही पल्सर तारा कहते हैं। और इसी पल्सर के नाम पर वो बजाज कंपनी वाली गाड़ी का नाम भी पड़ा है, पल्सर। तो याद रखिएगा, जब सुपर बिग जाइंट का आउटर पार्ट फेस ब्लास्ट होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग इनर वाला कोर पार्ट चमकीला जो तेजी से गोल गोल घूम रहा होता है वो बचता है, तब इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और समय के साथ ही न्यूट्रॉन तारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, या ये सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है ना, यदि 1.33 गुने से अधिक हो तो डायरेक्ट ये किसमें बदल जाता है, तो यही सीधे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वो ब्लैक होल है जिसके बारे में हम लगातार जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या क्या शब्द और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी क्या होता है भाई, ब्लैक होल का केंद्र है जहां पर द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है, इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसके बाद आता है इवेंट हॉराइजन। अब इवेंट हॉराइजन क्या है, ब्लैक होल की वो बॉर्डर, ब्लैक होल की वह सीमा जहां से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, वो आखिरी जगह है जहां से हम वापस आ सकते हैं। और एक बार यदि हम ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन वाले पार्ट में पहुंच गए तो उसके बाद से चाहकर भी कोई भी चीज वापस नहीं जा सकती, वो अपने अंदर खींच ही लेगा। तो इवेंट हॉराइजन के अंदर कभी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं श्वार्ज़चाइल्ड त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगुलैरिटी से इवेंट हॉराइजन तक की जो दूरी होती है, जो उसका केंद्र है, वहां से लेकर इवेंट हॉराइजन तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, श्वार्ज़चाइल्ड त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। फिर आता है एक्रीशन। क्या होता है, डिस्क। एक्रीशन डिस्क वही जगह है जो इवेंट हॉराइजन के बाहर घूमने वाले पदार्थों का जो चमकीला डिस्क जो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है ना, वही क्या कहलाता है, एक्रीशन डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सापेक्षिक जेट क्या होता है, सापेक्षिक जेट ब्लैक होल में जो ध्रुवों से निकलने वाली जो ऊर्जावान जेट होती है, ध्रुव से, पोल से, ऊपर नीचे जो पोल्स होते हैं वहां से निकलने वाली, आपने कई बार ये लाइन ऐसी देखी होगी कि आपने देखा कि ये सुपर है और यहां से जो ये लाइट निकलती हुई दिखाई देती है, ये जो लाइट है यही क्या कहलाती है, सापेक्षिक जेट के नाम से जानी जाती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा ब्लैक होल के चार भाग तो आपने देख ही लिए थे, कौन कौन से थे। प्राथमिक ब्लैक होल होते हैं, फिर स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स होते हैं, फिर मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स होते हैं, और विशालकाय ब्लैक होल्स यहां दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो प्राथमिक ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो प्राथमिक ब्लैक होल वो ब्लैक होल होते हैं जो पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम दिखाई देते हैं। इनकी स्थिति कैसी होती है, प्रारंभिक जो बिग बैंग के समय बनने वाले जो पहले शुरुआती जो ब्लैक होल होते हैं वो इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। फिर होते हैं स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स। अब स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल क्या होते हैं भाई, जो सूर्य के द्रव्यमान से 4 से लेकर 15 गुणा तक या 15 गुना तक अधिक दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं
स्टेलर द्रव्यमान। स्टेलर द्रव्यमान क्या होते हैं भाई? जो बड़े बड़े सितारे के सुपरनोवा के बाद, सुपरनोवा भी हमने देखा था, जो ब्लास्ट होने की कंडीशन थी उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा था वही सुपरनोवा है। तो बड़े बड़े सितारों के सुपरनोवा के बाद क्या बनते हैं? यही स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल बनते हैं। फिर आते हैं मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल। अब ये मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल वो होते हैं जो सूर्य के द्रव्यमान से कई हजार गुना तक बड़े होते हैं। सोचो, कई हजार गुना तक बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्रुप में स्टार्स होते हैं, इसमें तारों के समूह शामिल दिखाई देते हैं। और अंत में होते हैं विशालकाय ब्लैक होल जो कई मिलियन और बिलियन गुना बने दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा वही मिलियन और बिलियन बड़े दिखाई देते हैं। इन्हें सुपर मैसिव भी कहा जाता है। विशालकाय कह सकते हैं या आप इसे क्या कह सकते हैं? सुपर मैसिव कह सकते हैं। आकाश गंगाओं के जो गैलेक्सीज होती है उसका सेंटर में जो ब्लैक होल होता है ना, वो यही प्रकार का ब्लैक होल दिखाई देता है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं कि आखिरकार इनका जो स्टडी करती हैं, आखिरकार वो कौन कौन सी वेधशालाएं हमारे पास उपस्थित हैं। तो इसके लिए पहली वेधशाला कौन सी है भाई? LIGO है। LIGO कहां है? यूएस में दिखाई देती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिखाई देती है। वर्गो कहां दिखाई देती है? इटली में दिखाई देती है। काग्रा कहां दिखाई देती है? जापान में दिखती है। LIGO इंडिया कहां दिखाई देती है? हमारे इंडिया में। हम इसे बना रहे हैं, इसका नाम भी याद रखिएगा, LIGO इंडिया। जब ये बन जाएगा तो भारत भी इस खगोल भौतिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा अध्ययन कर पाएगा। अब LIGO और इंडिया, ये याद रखिएगा क्या है LIGO। तो LIGO को फुल फॉर्म क्या है? तो लेजर व्यक्तिकरणीय गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला इंडिया, ये इसका नाम क्या है? LIGO, याद रखिएगा। इसका प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? तो इसे भारत के द्वारा ऐतिहासिक रूप में प्रोजेक्ट भारत में इसको विकसित किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार कहां बन रही है LIGO वेधशाला? तो यह बन रही है महाराष्ट्र के हिंगोला जिले में। याद रखिएगा कहां बन रही है? तो महाराष्ट्र के हिंगोला जिले में इसे बनाया जा रहा है। LIGO इंडिया तीसरी वेधशाला के रूप में भारत में स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? किसे ढूंढेंगे? ब्लैक होल को देखना है। न्यूट्रॉन तारे कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, अर्थात खगोलीय जो वेधशाला होती है, खगोलीय जो घटना होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करने के लिए इसे बनाया गया है। LIGO इंडिया जो परियोजना है, ये वैश्विक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर नेटवर्क का पार्ट है, अर्थात वर्ल्ड वाइड है, पर इसे कहां लगाया जा रहा है? इंडिया में इसे सेट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और फरवरी 2016 में भारत सरकार ने इसके रूप में मंजूरी भी दी थी। इसके अलावा इसका निर्माण कौन कर रहा है? परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त प्रयास से हो रहा है, अर्थात भारत भी अब खगोल के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मुख्य भागीदार है, चूंकि LIGO लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी प्रमुख तकनीक कौन देगा? तो यूएसए ही हमें इसकी प्रमुख तकनीक देने वाला है। अब ये जो सब ढूंढने का काम किया जाता है वो कौन करता है भाई? तो ये करता है, इसका नाम क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। सबसे लेटेस्ट टेलीस्कोप है जो दूर दराज की पुरानी फोटोज को लेकर, पुरानी लेटेस्ट तकनीक से लेकर हमें देता है। तो ये टेलीस्कोप किसने बनाया है? तो इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। और कब बनाया था? तो इसे लॉन्च किया था 2021 में। और जब से इसे लॉन्च किया गया है, ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है जो सबसे दूर दूर की एक से एक लेटेस्ट फोटो हमें दे चुका है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी बताता है कि बिग बैंग के समय से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड कैसा था। उन सभी फोटोज को ले रहा है जो सभी चीजें पुरानी हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रकाश को देखता है और मानव आंखों से अदृश्य है ना, जो उन प्रकाश को भी देख लेता है, उन लाइट को भी देख लेता है जो हमारी ह्यूमन लाइट या ह्यूमन जो आईज हैं वो नहीं देख पाती हैं। ये इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा जेम्स टेलीस्कोप के कैमरे सूर्य की गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं। जिस तरह आप अपनी आंखों को सूर्य से दूर रखने के लिए टोपी या छज्जा पहनते हैं, वैसे ही इसे भी बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है और विज्ञान में इसका योगदान भी बहुत लगातार महत्व दिखाई देता है। इसके अलावा और क्या है? तो इसका मुख्य रूप से अवरक्त स्पेक्ट्रम और ब्रह्मांड के निरीक्षण करने के लिए इसका डिजाइन बनाया गया है। और नासा का जो हबल टेलीस्कोप है, ये उसी का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यदि प्रश्न कभी आ जाए कि ये किस टेलीस्कोप का ये उत्तराधिकारी है, तो पहले हम इसी का उपयोग करते थे, हबल का। अब आ गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरा लिंगरेज बिंदु L2 इसे ही कहा जाता है। L1, L2, L3, L4 आपने सुना भी होगा, लिंगरेज पॉइंट वहीं पर इसे सेट कर दिया गया है, वहां से ये सभी फोटोज को लेता हुआ नजर आता भी है। इसके अलावा लिंगरेज पॉइंट 2 में पृथ्वी और सूर्य के बीच का ऐसा क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का आकर्षण ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और ऐसे टोटल कितने बिंदु हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में टोटल 5 ऐसे बिंदु दिखाई देते हैं, उनमें ये L2 में सेट किया गया है ना। ये पृथ्वी की परिक्रमा बिल्कुल नहीं करता है, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा जरूर करता है। याद रखिएगा, उस जगह पे इसे बेसिकली सेट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो बात थी। तो आज यही था, आज हमने देखा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी से तीसरा दूर ग्रह कौन सा। यदि आपने पूरा अच्छे से देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पृथ्वी से, अर्थ से और डिस्टेंस दूर जाते जाएं तो पृथ्वी के बाद और तीसरा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के बाद 1, 2, तीसरा ग्रह कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे तात्कालिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लास के साथ। जय हिंद।